Hello friends, we are seeing the 500 important question for यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024. ठीक है, अभी कल कुछ वीडियो अपलोडिंग में दिक्कत हो गई थी. सो टुडे विल सी द रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर द यस्टरडे. ओके, फिर हम नई तरीके से नए फ्यू क्वेश्चंस फिर पब्लिश करेंगे. सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लीन डेवलप मैकेनिज्म. अभी कल आपने देख लिया था, इंट्रोडक्शन मैंने क्वेश्चंस का दिया था. ओके, इफ यू हैव नॉट रेड जस्ट ट्राई टू रीड हियर. आप देख लो, 3 स्टेटमेंट है सीडीएम, और तीनों के लिए तीनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है अपने में. ओके, सो यू शुड बी नोइंग कि एक तो इनका देखो, ये मेन सोर्स ऑफ, ये आराम से पूछ सकते हैं आपसे, है ना. दूसरा क्या है, सीडीएम होता क्या है. कभी कभी क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं तो आपको एक्चुअली में नॉलेज भी डिलीवर करने के लिए पूछता हूं. मेरा तो पर्पज ये लग रहता है, टेस्ट सीरीज बना रहा हूं या फिर आपका डेली क्विज है. द पर्पज इज वेरी सिंपल कि जितना नॉलेज आपको दे सकूं मैं, बिकॉज इवेल्यूशन तो मुझे आपका करना ही नहीं है. आप इवेल्यूशन खुद करो, खुद का. अगर आप यहाँ पे 90 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, 130 ला रहे हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, यहाँ पे बस मेरा एक ही काम है, मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिलीवर करता रहूँ. समझ में आया. टेस्ट सीरीज अभी तक जिसने किया है ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है. अभी ये साल तो एग्जाम दीजिए अच्छे से. नेक्स्ट ईयर वी विल सी कैसे क्या करना है. बट येस, 100% अगर आप इधर आके इस प्लेटफॉर्म पे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, विदाउट एनी डाउट यू आर गोइंग टू गेट बिग एडवांटेज, है ना. क्योंकि हमारा कोई मेंस ऑप्शनल का काम नहीं है, जो भी है प्रीलिम्स ही रिलेटेड है. मॉर्निंग टू नाइट वी आर ओनली डीलिंग विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो इस स्टेटमेंट को आप देखो यहाँ पे, एंड देन विल आंसर इज डी. आंसर इज डी हियर. तो वी हैव 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म. द फर्स्ट इज रिगार्डिंग एमिशन ट्रेडिंग, द सीडीएम जो अभी हम देख रहे हैं, एंड देन वी हैव द ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन. समझ गए. तो अभी आप देखो सीडीएम क्या होता है एक्चुअली. इट्स अलाउ द एमिशन रिडक्शन टारगेट, एंड दैट्स वही है सेम. सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स होते हैं इक्विवेलेंट टू द 1 CO2. अगर आपके पास एक टारगेट दिया जाता है, आपने उसको फुलफिल किया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना. डेवलप्ड कंट्री अगर उन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा ही कर दिए तो क्या करेंगे, फिर दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं और उनका सर्टिफिकेट भी लेते हैं, राइट. ज़्यादा अगर उन्होंने कर दिए हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स और भी मिलते हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ बहुत मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है. बस रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस के लिए सच मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म आर देयर. Now, CDM is the main source of income for the UNFCCC fund, adaptation fund. पता होना चाहिए आपको ये कब बना था, कौन से कॉन्फ्रेंस में बना था. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. आप अभी देखो UNFCCC जो COP28 में हुआ है, एडेप्टेशन फंड तो लग रहा बैठा ही था. हर दिन मैं देखता था लाइक एडेप्टेशन फंड वाज देयर. तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड. हर कंट्री का एक डीएनए होना चाहिए, डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी, है ना, जो सीडीएम प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करे, पार्टिसिपेट करे. तो इंडिया में भी है सीडीएम, देखो आप अप्लाई अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के अंदर. सो ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन. माउंट तुपकल है और लेक विक्टोरिया. तो ये इंटरनेशनल मैप क्वेश्चंस के अंदर आएगा, है ना. ग्लोबली जो क्वेश्चंस होते हैं, जरूरी नहीं है सब कुछ न्यूज़ में ही होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए. लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, है ना. तो दिस इज माउंट तुपकल एंड लेक विक्टोरिया. दिस इज ब्राजील चिली, लाइक दिस इज फर्स्ट तो करेक्ट है, सहारा के पास तुपकल. बट सेकेंड इज लाइक तो अफ्रीका रीजन में है, राइट. तो यू शुड बी मार्किंग इट रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब आप देखो कि कोई भी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी को पावर दी गई है हाई कोर्ट बनाने का, एबॉलिश करने का. हर चीज़ का एक तरीका है, अपने मन से कुछ भी नहीं करते. समझ रहे. कुछ चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने, और अगर अपने मन से भी करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ये इंसान अपनी मर्जी से कर सकता है, राइट. जैसे प्राइम मिनिस्टर को अनलिमिटेड पावर दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. और प्रेसिडेंट तो लाइक कुछ भी, सब कुछ दे रखा है, प्रेसिडेंट को करना है. और फिर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू लिसन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सब कुछ अगर प्रेसिडेंट को करना है तो फिर ये लिख दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा वही करना है. वो नहीं कहेगा तो मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं सुन रहा है. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात सुनना कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं सुन रहा है तो ही इज एक्चुअली वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुनना है आपको. समझ रहे. एंड ओनली क्राइटेरिया द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर मोदी जी की बात प्रेसिडेंट नहीं सुनेंगे तो मोदी जी उनको इम्पीच कर देंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. बहुत इट्स पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन कितने इंटरप्रिटेशन निकल जाते हैं. ओके, ये इंटरप्रिटेशन है जो हमें पढ़ाया गया था हमारे टाइम पे, राइट. सो दिस इज द आंसर इज बी, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट. आर्टिकल में लिखा हुआ है पार्लियामेंट ही करेगा. बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड अ कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स. तो अभी आप अगर रिकॉल कर पाओ कितने स्टेट्स के पास कॉमन एक हाईकोर्ट है, 2 स्टेट को मिला के. और ये भी देखो कि कौन से यूनियन टेरिटरी कौन से स्टेट के हाईकोर्ट के अंदर आता है.
राइट नाउ आप देखो यहाँ पे ब्रह्मावदिनीज एंड सद्योदवाज, ये किन के लिए टर्म्स यूज हुए हैं अर्ली वैदिक पीरियड में? अगेन वेरी वेरी, अगर ऐसे मतलब यही नहीं आएगा पर जो भी टर्म्स हैं हमेशा हर साल आते हैं, राइट? तो इसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है कहाँ से सारे टर्म्स करें, पढ़ते पढ़ते जो आ गया सो आ गया, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आप देख लो चार ऑप्शन है, एजुकेटेड वुमेन ग्रुप्स, देन वी हैव सेंट्स, सेक्रेट टेक्स्ट, सेक्रेट प्लेसेस, आंसर इज एजुकेटेड वुमेन अंदर में, बिकॉज अर्ली वैदिक में वुमेन को अपॉर्चुनिटी थी एक्वायर एजुकेशन के लिए, है ना? तो एजुकेटर्स वाइजली डिवाइडेड women into two groups, namely, and the former were lifelong students and later to prosecute their studies till their marriage. समझ में आया? Now moving to the next question, the creation of the legislative council is not exclusively, अच्छा ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव सीन बिफोर, फिर भी अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, जस्ट आई विल एक्सप्लेन कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, पूरा पूरा पार्लियामेंट करेगा ये, स्टेट गवर्नमेंट तो अप्रूव करती है एक रेजोल्यूशन पास करके हाउस में, राइट? लाइक राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी अबॉलिश्ड। आप अबॉलिश्ड को डिसॉल्व से कंपेयर मत करो, ठीक है? क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड्स एन अमेंडमेंट टू द 368 का अमेंडमेंट चाहिए। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हो किसी स्टेट में तो 368 का अमेंडमेंट चाहिए। तो अभी आप देख लो, आंसर इज C1 ओनली। इसको अबॉलिश कर सकते हैं राज्यसभा को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, राइट? एंड इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स। आप देख लो, पार्लियामेंट में लॉ प्रोवाइड्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके लिए सबसे पहले स्टेट क्या करता है? रेजोल्यूशन पास करता है, 2/3, okay, and total membership and by 2/3 of members. और सेकंड स्टेटमेंट, यू कैन क्लियर स्टेटमेंट, वी कैन एबॉलिश लेजिस्लेटिव। अभी जब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ एबॉलिश कर सकते हैं तो ऑब्वियस बात एबॉलिश कर सकते हैं, है ना? थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज नो सच एफोर्सेड सेल, जो हमने इसकी बात करी है, सेल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर 368। समझ में आया? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स आर एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? अब आप देख लो यहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में से कौन सा क्लाइमेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लाइमेट जब पढ़ेंगे हम तो आपको पता होना चाहिए सदर्न। तो आंसर इज बी, 2 and 3। 2 and 3 एब्सेंट है, ठीक है? ब्रिटिश एंड मेडिटेरियन प्रेजेंट है। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं हम। साइबेरियन क्लाइमेट को देखो आप, सदर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट है पूरा, ओके? नाउ लॉरेशियन देखो आप, एब्सेंट है। मेडिटेरियन देखो आप, प्रेजेंट है। सी हियर, दिस इज प्रेजेंट हियर। और ब्रिटिश भी देखो आप, ये भी प्रेजेंट है सदर्न में। सो British and the Mediterranean are present in southern hemisphere and Siberian and Laurentian is absent. Now, process of inclusion exclusion from the scheduled tribes is a very very important question, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? किस तरीके से इनका प्रोसीजर क्या है? तो पहला जो स्टेटमेंट, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है कि एक बिल पास करता है स्टेट लेजिस्लेचर टू डू दिस, ठीक है? स्टेट बिल पास करता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि पार्लियामेंट बिल पास करेगा, अमेंड करेगा इस ऑर्डर को, तब जाके इंक्लूजन एक्सक्लूजन। एक स्टेप बताया, पूरा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है। आपसे स्टेटमेंट्स पूछे गए, अगर ये कहीं भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो सही हो जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेटर कभी भी पास नहीं करेगा, ये सिर्फ नाम को रिकमेंड करता है, कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स गिव द फाइनल अप्रूवल, गलत बात, इट्स नॉट। नो नीड टू पास एनी बिल इन द पार्लियामेंट, बिल पास होता है पार्लियामेंट में। सो ओनली सेकंड इज करेक्ट एंड द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज एब्सेंट। प्रेसिडेंट को फाइनल अप्रूवल करने का वो है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप पढ़ लो प्रोसीजर को, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले स्टेट जो भी रिकमेंड करता है, ओके, एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट चूज टू रिकमेंड सर्टेन इन द एडिशनल सबसेक्शन बेस्ड ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन। सो बिल पास नहीं होता। डिस्क्रिप्शन जैसे वर्ड आ गया मतलब बिल पास मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन नहीं चलती है। फॉलोइंग दिस प्रपोजल टू रिमूव शेड्यूल कास्ट, सेंट ट्राइबल्स को भेजता है स्टेट, किसको भेजता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स को, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स एग्जामिन करके किसको भेजता है? रजिस्ट्रार जनरल को। रजिस्ट्रार जनरल के पास होते हैं वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिसका आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना है, उसके नेशनल कमीशन पे चला जाता है। देन इट्स गोन टू यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फाइनल कैबिनेट। कैबिनेट अप्रूव करने के बाद बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होता है, बिल पास होता है पार्लियामेंट में, अमेंड करते हैं इस ऑर्डर को, बिकॉज इसी ऑर्डर में लिस्ट है, इंक्लूजन है SC ST का, तो अगर निकालना है या ऐड करना है तो इसको अमेंड करते हैं, ठीक है? और फिर प्रेसिडेंट इसको 340 to 341 का 2 के अंदर फाइनल अप्रूवल देता है। तो नेशनल कमीशन, सी आंसर इज इनकरेक्ट, प्रेसिडेंट का फाइनल अप्रूवल होता है। समझ में आया? तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द करंट इंडिया डजंट हैव एनी लॉ टू पनिश, मतलब आप पब्लिक प्रॉपर्टी जला दो, बिखेर दो, आग लगा दो, आपको कुछ नहीं होगा, है ना? तभी योगी स्टेट गवर्नमेंट बुलडोजर का यूज कर रहे हैं। दिस इज लॉ है कि नहीं ये आपको पता करना है पहला तो। दूसरा, कौन सा पॉलिटी के अंदर लिखा हुआ है, DPSP हो या फंडामेंटल ड्यूटीज है, जहां पे हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात करते हैं? तो आंसर इज डी, मतलब बिल्कुल एक्ट है हमारे पास, पार्लियामेंट के पास बिल्कुल एक्ट है कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे या उनको डैमेज करोगे तो आप सिर्फ पकड़े नहीं जाओगे, आपको कूटा भी जाएगा,
ठीक है। और आपको पनिशमेंट अच्छे से दिया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको एक अच्छे से तैयारी होगी। आपने एग्जाम्पल्स देखा ही है, यूपी गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, देख लो ये सारे फोर्स में आ चुके हैं। उत्तराखंड बिल्कुल, एमपी सब बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान नहीं करने, कुछ भी करो, राइट। एंड दूसरा देखो, अभी नया जो एक्ट पास हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट, इसके अंदर भी लिखा गया कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी खेलोगे बेटा तो गए काम से, है ना। तो इनके अंदर भी दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी जो जिसको नहीं पता था ना कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो वो 2024 में तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, है ना। 25 को स्टार्ट कीजिए, 24 मतलब दूर है, बहुत काफी दूर है, मतलब नहीं पहुंचा सकते कोई भी, समझ में आया। तो 25 तक करने का, अगर ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट अगर आपने गलत किया है, तो दिस इज फॉर द टुडे। हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे और खत्म हो जाएगा 500, टेंशन मत लीजिए आप लोग, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग, मतलब पब्लिश कर रहा हूँ। सो डू वेल एंड विल सी नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू सो मच।